नमस्कार दोस्तों, आप लोग जानते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जो 13 अक्टूबर 2025 में जो रिसेंटली एग्जाम हुए थे उसका पीवाईपी हम लोग प्रश्न करते हैं। मेरे दोस्त टॉप 15 प्रश्न रहते हैं, बाकी बात इसका पार्ट 1 जो था और पार्ट 2 था। 15-15 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। जानबूझ के मेरे दोस्त प्रश्न कम ला रहे हैं क्योंकि आप लोग इसको आसानी से समझ सके और इसके रिलेटेड जो भी सवाल है वहां से आप लोग ढूंढ के बना सके। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब आपका जो शिफ्ट 1 में हुआ था, एक से 2 प्रश्न शिफ्ट 1 का होगा और बाकी बात आपका शिफ्ट 2 का होगा जो 13 अक्टूबर में पूछे गए थे 2:30 से 4 बजे के बीच में। लेवल 2 याद रहे, ये मेंस का प्रश्न है मेरे दोस्त, तो आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल क्विकली सॉल्व के साथ हम लोग करेंगे, तो ये सेशन अटेम्प्ट करना आप लोग नहीं भूलें। और पार्ट 2 नहीं देखे तो आप लोग जल्दी जाके उसको देख लीजिए जिससे कि आगे आने वाली कोई भी एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। ठीक है, सेशन से जुड़ गए हैं तो आप लोग शेयर जरूर कर दीजिएगा न्यू स्टूडेंट के पास। चलते हैं सीधे हम लोग प्रश्न की ओर। और जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स है जैसे कि एनटीपीसी यूजी में जो सीबीटी 2 होना बाकी है मेरे दोस्त, ग्रुप डी का एग्जाम होना अभी बाकी है, एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, स्टेट्स कोई भी एग्जाम्स हो या ईटीसी कहीं भी मैथ्स आ रहा हो, सबके दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, तो सीधे प्रश्न की ओर हम चर्चा करेंगे, इधर उधर का बात है बिल्कुल कम होगा। ठीक है, प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे भाई कि कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति था, वो अपना कोई चाल से चल रहा था 19 किलोमीटर पर घंटा और 8 किलोमीटर पर घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय कर रहा था। ठीक है, यानी कि 3 दूरी होगा, 3 समान दूरी होगा तभी तो एक दूरी 90 किलो, यानी कि मान लीजिए ए से बी, बी से सी, सी से डी। ठीक है, यानी कि ए बी का जो दूरी होगा वही बी सी का दूरी होगा, वही सी डी का दूरी होगा। समझ गए? यानी कि ये जो चाल चलेगा 19 किलोमीटर पर घंटा की चाल से, ये जो दूरी तय करेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और ये जो दूरी तय करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करेगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया है संपूर्ण यात्रा का औसत चाल क्या होता है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाता है मेरे दोस्त? एवरेज स्पीड, कोई भी चीज का एवरेज स्पीड क्या निकालते हैं? मतलब कि कुल दूरी। अब बेटे कुल समय, अरे यही तो होता है ना, अरे मेरे दोस्त यही तो होता है ना, कुल दूरी बेटे कुल समय, इसी से तो आप औसत निकालते हैं। तो पहले आपको पता करना होगा कुल दूरी कितनी है। दूरी तो हमको नहीं पता, तो यानी कि दूरी आप इस जगह तीनों संख्याएं, जगह वो संख्याएं मान रखिए जो तीनों से विभाज्य हो, यानी कि कहने का मतलब है मेरे दोस्त तीनों का एलसीएम। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा आप देख सकते हैं, 19, 8, 5 कोई संख्या से विभाजित तीनों हो रहा है नहीं हो रहा है, यानी कि सबको गुना करने के बाद एलसीएम आपका आ जाएगा। तो 8 40, 76, यानी कि 760 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगा, 760 किलोमीटर ये दूरी हो जाएगा, 760 किलोमीटर ये दूरी होगा। क्यों होगा? क्योंकि समान दूरियां। ठीक है, समझ गए? तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, ए से बी की ओर, बी जब तय करेगा 19 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितने घंटे जाने में लगेंगे? अरे ए से बी जाने में कितने घंटे लगेंगे मेरे दोस्त? 19 चौके 76, अरे 19 चौके 76 यानी कि 40 आवर लगेंगे ना। पहली दूरी तय करने में 40 घंटे लगेंगे क्या? लग जाएंगे। ठीक है, दूसरी दूरी तय करेंगे कितने? 8 किलोमीटर पर घंटा की दर से, इसको कितना घंटे लगेंगे? अरे इसको 760 किलोमीटर दूरी तय करना है मेरे दोस्त, आपका चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने घंटे में ये दूरी आप कंप्लीट कर सकते हैं? तो यहाँ से देख सकते हैं आप 9 72 और 8 5 40, यानी कि 95 घंटे, ये आप बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और इसी प्रकार जब 760 किलोमीटर लास्ट दूरी कितना 5 किलोमीटर की दर से, तो यहाँ से होगा 5, हो जाएगा ना 5 5 25 5 दूनी 10, यानी कि कितना घंटा। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि टोटल इतने घंटे में ये दूरी तय करेगा। करेगा या नहीं करेगा? जी 100% करेगा। तो टोटल हमको औसत निकालना है। टोटल औसत निकालना, तो औसत क्या होगा? कुल दूरी। तो 760 तीन जगह है तो 3 से इसको गुना करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 2280 किलोमीटर। ये आपका कुल दूरी हुआ। और कुल समय से भाग देना है, तो समय यहाँ 40 घंटा, 95 घंटा कितना हुआ? 135 घंटा। 135 घंटा में 152 घंटा आप जब जोड़िएगा मेरे दोस्त, तो ये 287 घंटे के बराबर आ जाएगा। तो यानी 287 घंटे। ठीक है, जब इसको भाग दीजिएगा तो आपका औसत चाल यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ सिंपली बोल सकते हैं मेरे दोस्त, जो जो टाइम लगा, टोटल जो टाइम लगा आपका, टोटल जो टाइम लगा मेरे दोस्त वो 287 आवर लगा। ठीक है, तो यानी कि इसको भाग देने पे आपका उत्तर चले आना चाहिए। तो इसको भाग देते हैं हम, तो भाग देने पर हम जानते हैं कि कोई से भी भाग देंगे तो हर में 287 आएगा, तो सब में हर 287, यानी कि सब उत्तर हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक मेरे दोस्त, एक आपको यहाँ पे लगाना होगा नियम कि 287 से ये कितनी बार लगभग जाएगा? क्या ये 5 बार में जाएगा? 5 दूनी 10, 5 से तो बहुत बार चले आएगा। क्या 7 बार में हम देख लेते हैं? 7 दूनी 14, 7 के आसपास 13 बार में जाएगा कभी? 13 दूनी 26, काफी ज्यादा हो रहा है, यानी 13 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्या 7 बार में? हम देख लेते हैं 7 बार में जा रहा है कि नहीं। तो यानी कि 7 दूनी 14, हाँ 7 बार में ये जाएगा, जिसमें कि पूर्णांक आपका बचेगा 271 पूर्णांक 287, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4, उत्तर नहीं देना। ठीक है, तो आप समझते होंगे कि कैसे आप उत्तर 4 दिया, आप तो भगवान है नहीं। देखिए दोस्त, हम बात बता रहे हैं कि 287 को आप लगभग 200 मानिए, यदि 13 से गुना करते हैं हम, तो 13 दूनी 26, 200 मानने पर भी 13 से गुना करने के बाद ये संख्या बड़ा हो रहा, क्या 13 होगा? कभी नहीं होगा। 7 से करते हैं तो यदि 300 मान लेते हैं तो 27, हाँ ये बेनिफिट होगा कि 7 से होगा, और 7 से तो काफी संख्या नीचे कम है, तो नीचे वाला तो हो ही नहीं सकता, यानी कि यही हो सकता है। थोड़ा कॉमन साइंस लेकर चलना है, उत्तर ऑटोमेटिक आपके सामने चल जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की ओर।
दो नंबर प्रश्न में बोला गया मेरे दोस्त कि संगत भरांकों 19, 87, 15, 26, 18 का उपयोग करके आपको इसका भारिक औसत ज्ञात करना। सिंपल में कुछ नहीं है, सिर्फ भाषा चेंजिंग है। इसमें बोला गया है कि 29 संख्याओं का औसत 17 है, 87 संख्याओं का औसत 12 है, 15 संख्याओं का औसत 23 है, इसी प्रकार 26 संख्याओं का औसत 45 है और उसी प्रकार 18 संख्याओं का औसत 301 है। तो आपको बताना है संपूर्ण औसत क्या होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो चाहे तो आप प्रोसेस से कर सकते हैं। प्रोसेस से कैसे कर सकते हैं, तो आप जानते हैं मेरे दोस्त कि संख्याएं, कोई भी संख्या दिया गया है, संख्याओं को यदि आप औसत से गुना करते हैं तो संख्याओं का योग चले आएगा। आएगा या नहीं आएगा, संख्याओं का योग चले आएगा, ठीक है। तो क्या इतना कैलकुलेशन संभव है, क्या आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि सबको गुना कीजिए फिर जोड़िए फिर इसको जोड़ करके भाग दीजिए? नहीं, इसमें या तो आप डिजिटल सम लगा सकते हैं या तो आप इकाई डिजिट से खेल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या इकाई डिजिट से खेल हो सकता है? नहीं, यहाँ पे दो जगह पे इकाई डिजिट पे है, तो इकाई डिजिट ना लेते हम डिजिटल ऑफ सम पे खेला करते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या होगा, 19 गुना 17 करना होगा, तभी तो टोटल संख्याओं का योग आएगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको 87 गुना 12 करना पड़ेगा। गुना नहीं करना मेरे दोस्त, आप ध्यान से पहले समझिएगा। 15 गुना 23 करना पड़ेगा, इसी प्रकार 26 गुना 45 करना पड़ेगा और इसी प्रकार 18 गुना 301 करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आप संख्याओं से भाग दीजिएगा तो यही संख्या से तो आप भाग देना है। क्या संख्या से भाग देना? 29। मैं बार बार बता रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ मतलब आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होकर इस मेथड से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये संख्याएं एक बार हम लिख लिया ना, ठीक है। अब हम डिजिटल सम में अप्लाई करेंगे। डिजिटल सम क्या होता है कि जो भी अंक है ना इसका योग किया होगा। 9 2 11, 1 1 2, यानी कि डिजिटल सम इसका 2 हो गया। 7 1 8, यानी डिजिटल सम 8 हो गया। 8 दूनी 16, 16 को जोड़िएगा 6 1 7 आ जाएगा, यानी कि इसका डिजिटल सम 7 होगा। सिंपली यहाँ पे हम डिजिटल सम इसका 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसी प्रकार 8 7 15, यानी कि 5 1 6, और गुना करते हैं 2 1 3, यानी 6 3 18, 8 1 9, यानी हमेशा याद रखिएगा यदि डिजिटल सम 9 आए तो इसका वैल्यू आपको जीरो रखना, क्योंकि आगे वाले संख्या होती नहीं है, ठीक है। तो जीरो हो गया। 5 1 6 3 2 5 6 5 30, 30 में 30 को जोड़िएगा तो 3 जीरो 3 हो जाएगा, यानी इसका डिजिटल सम 3 होगा। इसी प्रकार यदि आप करते हैं मेरे दोस्त 5 4 9 और 6 2 8 9 8 72 7 2 9, तो 9 आ जाए योग, डिजिटल सम यदि 9 आए तो इसको जीरो मान रखना है आपको। इसी प्रकार यहाँ 9 हो जाएगा और 3 1 4 होगा, 9 चौक 36 36 9, इसी प्रकार यहाँ पे जीरो रखा जाएगा। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। तो ये हो गया मेरे दोस्त, तो इसको भी डिजिटल सम निकालना होगा आपको। तो 9 9 2 11 1 1 2 प्लस 8 7 15 5 1 6, ये 15 5 1 6, इसी प्रकार 6 2 8 8 1 9, 9 रखिए या जीरो रखिए, बात बराबर, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। तो अब क्या करना है आपको, तो टोटल संख्या ये जोड़ना है आपको। तो 7 3 10 बेटे, 6 2 8 8 6 14 14 8 22, 22 को यदि ऐड कीजिएगा डिजिटल सम क्या होगा? 4 होगा या नहीं होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। अरे हो जाएगा ना मेरे दोस्त, यानी कि 7 3 10 जोड़िएगा तो इसका डिजिटल सम 1 ही तो होगा, यानी कि इसका जो 1 बटे 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा या हो नहीं जाएगा, ठीक है। तो 0.25 का डिजिटल सम क्या होगा? 7 होगा। तो उत्तर आपका वही होगा जो डिजिटल सम 7 के बराबर है। तो 8 5 13 4 17, क्या 17 7 1 8 क्या 7 के बराबर आ रहा? नहीं आ रहा, ये उत्तर नहीं हो सकता। 4 2 6 5 11 1 1 2, जो डिजिटल सम 2 आ रहा है, ये भी उत्तर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार 8 4 12 4 16, इसका डिजिटल सम 7 आ रहा है, ये आपका उत्तर हो सकता है। 4 2 6 4 10 2 12, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो यानी ये उत्तर नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन आपका उत्तर बचा, ऑप्शन उत्तर नंबर, करेक्ट नंबर। समझ गए आप लोग? तो इसका उत्तर जो होगा, बाकी बात आप इसको प्रोसेस से भी कर सकते थे, आप इसको गुना भी कर सकते थे, यानी 29 गुना 17 करके जो गुना करके जोड़ते फिर इसको जोड़ के भाग देते तो आपका यही उत्तर आ जाता 48.4, ठीक है। बट हम डिजिटल सम उपयोग किए क्योंकि हमको समय बचाना है एग्जाम में। समझ गए? ये मेंस में आया हुआ एग्जाम है मेरे दोस्त, तो किसी भी तरह करके आप लोग लापरवाही ना करें, एक एक पॉइंट को नोट और ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। समझ गए? कल आपका क्लास नहीं हो पाया था मेरे दोस्त क्योंकि कल आपका संडे था, ठीक है। तो आज से आपका कंटिन्यू क्लास जारी। चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त। मेन फैक्टर ये साबित करना, बहुत सारे स्टूडेंट ने ये प्रश्न को स्किप करके चले गए थे, ठीक है। हालांकि ये प्रश्न में थोड़ा सा आपको कैलकुलेटिव करना होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है ये प्रश्न में कि 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर, ठीक है, एक धातु के ठोस बेलन को पिघलाकर दो आपका जो है ना दो ठोस शंकु बनाए जाते हैं जिसके आयतनों का अनुपात दिया गया है, ऊंचाई भी रखी गई है। तो आपको बताना है पहले और बाद के समतल पृष्ठ क्षेत्रफलों में कितना % का परिवर्तन होगा, ये आपको बताना, ठीक है। क्या आप प्रश्न समझ पाए? अरे क्या आप प्रश्न समझ पाए? नहीं समझ पाए? ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है कि आपके पास एक बेलन है, एक बेलन में बना लेता हूँ, ये आपके पास बेलन है, इसका कहीं ना कहीं त्रिज्या आर होगा। तो त्रिज्या आर होगा तो यहाँ भी सेंटर के बीच के परिधि की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, ये आपका ऊंचाई,
ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसका त्रिज्या दिया गया था 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले को इसको पिघलाया जाता है और पिघला के दो गो शंकु बनाए जाते हैं, यानी कि दो आपके पास शंकु बनाए जाते हैं। शंकु कहीं ना कहीं इस रूप में होते हैं मेरे दोस्त। दो आपके शंकु बनाए जाते हैं और शंकु का त्रिज्या भी आप लोग का सामने नहीं दिया गया, लेकिन ऊंचाई दिया गया है कि इसका ऊंचाई का मान 35 रखना, ठीक है। और इसका आयतन का अनुपात दिया गया है 3 और 4, इसका आयतन का अनुपात। समझ गए आप लोग। तो आपको बताना है पहले और बाद का समतल पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों का जो है कितना परसेंट का वृद्धि या कमी हुआ है, ये आपको बताना। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये मेरा आयतन का अनुपात दिया गया है, तो आयतन का अनुपात दिया गया है तो सबसे पहले हम इसका आयतन का निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे भाई इसी को पिघला के तो आप ये बना रहे हैं, तो आपका जो भी मटेरियल है वो वेस्ट नहीं जा रहा है, तो इसमें जो भी पिघला के आयतन निकलेगा ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये दोनों में कन्वर्ट होगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम आयतन निकाल लेते हैं। तो बेलन का आयतन जो हो जाता है मेरे दोस्त, बेलन का आयतन यदि हम निकालते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना। तो पाई का मान रखिए 22/7। आर स्क्वायर कितना है, जब आपका व्यास 14 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या ऑटोमेटिक 7 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर दिया गया है, तो क्या मेरा यहाँ से आयतन निकल जाएगा जी, 100% निकल जाएगा। तो कितना आयतन निकलेगा आपका, 154 में कीजिएगा तो 380 सेंटीमीटर क्यों, ये आपका आयतन निकल गया या नहीं निकल गया, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है। ये आयतन आपका निकल गया, कितना आयतन निकला, यानी कि 380 सेंटीमीटर क्यों आपका आयतन निकल चुका है, ठीक है। समझ गए। तो आपसे बोला जा रहा है कि यही आयतन, जो आयतन दिया गया है, यही आयतन का अनुपात ये दिया गया है दोनों शंकु का, यानी कि दोनों शंकु का अनुपात क्या है, 3x 4x है, लेकिन टोटल आयतन का योग करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यानी दोनों का आयतन मेरे पास यहाँ से निकल जाएगा, जब योग है तो 7x के बराबर आना चाहिए 380, तो यानी x के बराबर आना चाहिए 440, ठीक है। जब x के बराबर आना चाहिए 440, तो पहले जो आपका शंकु का आयतन हो जाएगा मेरे दोस्त, तो 1320 सेंटीमीटर की हो जाएगा, ठीक है। और दूसरे शंकु का जो आयतन होगा आपके पास 1760 सेंटीमीटर की हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ गए आप, किस शंकु का हम आयतन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से मेरे पास शंकु का आयतन निकल चुका है। अब हमको क्या निकालना है, तो हमको भाई त्रिज्या ही निकालना है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन हुआ है, तो जब तक हम त्रिज्या इसका ज्ञात नहीं कर लेंगे तब तक हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्षेत्रफल कितना है, ये क्षेत्रफल कितना है। हालांकि इसका तो त्रिज्या दिया गया है, इसका त्रिज्या दिया गया है, तो हम इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका आधारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बट हम शंकु का नहीं निकाल सकते। तो शंकु का सबसे पहले निकालने के लिए हमको त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये तो आयतन दिया गया है मेरे दोस्त, इसका तो आयतन है, शंकु का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही हो जाएगा ना। तो 1/3 पाई का वैल्यू आप रखिए 22/7। आर स्क्वायर एच दिया गया है कितना, शंकु का ऊंचाई तो दिया गया है ना 35 सेंटीमीटर, तो 35 सेंटीमीटर रखे, इसके बराबर 1320 का वैल्यू कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 7×5=35, यदि 22 से 1320 जाएगा तो 60 बार में, तो 5 से 12 बार में, तो आर का वैल्यू जो आएगा आपके पास 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि पहले शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए आप, ठीक है। अब हम दूसरे शंकु का त्रिज्या निकलेंगे, तो दूसरे शंकु का त्रिज्या फिर यही निकालना पड़ेगा 1/3 22/7 आर स्क्वायर 35, लेकिन इसका आयतन किसके बराबर होगा, दूसरा शंकु का आयतन कितना है 1760 के बराबर। थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये मैरिट वाले प्रश्न है, ये जो प्रश्न करके गए वो 100 हमेशा जो है ना 100 स्टूडेंट से 1 नंबर ज्यादा लेके आए हैं, हमेशा हम बताते हैं ना, थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है। बाकी बात यदि आप इसको करते हैं तो 8×2 = 16 यानी 80 हो गया, 5 से ये हो गया 16, तो ये टोटल कितना हो गया, तो आर स्क्वायर बराबर 16 × 3, तो यहाँ आर बराबर क्या होगा, 2 में 1 हो जाएगा, तो यानी 4√3। यानी कि पहली त्रिज्या क्या निकला आपके पास, अरे पहली त्रिज्या क्या निकला आपके पास, पहली त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, दूसरी त्रिज्या कितना निकला 4√3 सेंटीमीटर, ठीक है। बस आपका यही हो गया। आपसे पूछा क्या जा रहा है मेरे दोस्त, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, अरे आपसे यही पूछा जा रहा है ना, आपसे यही पूछा जा रहा है ना कि पृष्ठ क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल में कितना परसेंट का परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहले बेलन का आधार का क्षेत्रफल कितना था, बेलन का आधार का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, तो यानी 2, ठीक है। पाए रखते हैं, आर स्क्वायर कितना है, और इसका स्क्वायर, बेलन का त्रिज्या कितना दिया गया था 7 सेंटीमीटर ना, तो 7×7 = 49, तो 49 दूनी करेंगे 98 पाए। समझ में आ रहा है, यानी कि पहले जो इसका पहले बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है वो 98 पाए है। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब दोनों का आधार का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे दोनों का आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, शंकु का आधार का क्षेत्रफल तो आप नीचे वाला लीजिएगा ना, तो पाई आर स्क्वायर, तो पहले पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 पाई, पहले शंकु का आधार का क्षेत्रफल 36 पाई, और दूसरे का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, अरे दूसरे का कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 48 पाई तो ही होगा, 48 पाई, यानी कि दोनों का कुल, दोनों शंकु का कुल जो होगा पृष्ठ क्षेत्रफल, आधारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 8 6 14 हो गया, और 4 3 7 1 यानी कि 84 पाई, ठीक है। तो पहले आयतन आपका कितना था, पहले आपका बेलन का पहले आधार का क्षेत्रफल कितना था 98 पाई, लेकिन अब जो है, अब शंकु का टोटल, दोनों शंकु का, क्योंकि आयतन मेरे सेम है ना मेरे भाई, तो दोनों शंकु का कितना आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा 84 पाई, ठीक है। तो पहले 98 पाई आ रहा था, अब 84 पाई आ रहा है, तो कितना की कमी हुआ,
अरे कितना की कमी हुआ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तो क्या आप बोल सकते हैं 14 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ, 98 पे हुआ ना। 14 बटे 98 गुना 100, तो यानी 64 है 98, 100 बटे 7 आंसर आएगा। तो 100 बटे 7 लॉस में जा रहा है, क्योंकि पहले आपका जो है आधार का क्षेत्रफल ज्यादा आ रहा था, आपकी बार कम आ रहा है, यानी कि हमेशा ये लॉस में जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन पर। ठीक है, समझ गए। तो थोड़ा कैलकुलेटिव ये जो बताया मेरे दोस्त, ये थोड़ा कैलकुलेटिव करने के लिए आपको ये डायग्राम बताएंगे, जिसमें कि आपको समझने में बिल्कुल आसानी है। ठीक है, बाकी बात इजीली आप इसको आयतन निकाल के इसके दोनों में बराबर करके यहाँ से त्रिज्या निकाल के इजीली आंसर दे सकते हैं। ठीक है, समझ गए। अब आप बोलिएगा कि हर एक प्रश्न में ऐसा, हर एक प्रश्न में आप कहाँ कर रहे हैं मेरे दोस्त। कल जो लेके पार्ट 1 में लेके आए थे, पार्ट 2 में लेके आए, तो ऐसा प्रश्न तो नहीं मिला था ना। उसमें से एक दो प्रश्न ऐसा देखने को मिलेंगे, वो जानबूझ के सेट करते हैं प्रश्न, जिसमें कि आप छोड़े। ठीक है, और जो स्टूडेंट इसमें करके जाए उसमें मेरिट आ जाए ना। समझ गए। तो आप लोग को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, प्रश्न को समझना और फिर बनाना। समझ गए। चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न को। यदि आपको उत्तर पसंद आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमको पता चल सके कि हाँ, जो भी कंटेंट आप लोग के लिए बनाए जा रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। ठीक है, तो यदि आप लोग अभी तक न्यू हैं तो चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। इसी तरह आपको जितने भी पिछले में एग्जाम्स में PYP प्रश्न हुए हैं, ए टू जेड हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न चौथे नंबर प्रश्न मेरे दोस्त, ये लगा के टोटल 3 प्रश्न पूछा जा चुका है। समझ गए आप लोग। 2 प्रश्न आप लोग का CBT 1, 2 प्रश्न आपका जो पूछे गए थे वो आपका नंबर 1 में पूछे गए थे, यानी कि फर्स्ट में पूछे गए थे। ये आपका सेकंड शिफ्ट का 1 नंबर प्रश्न निकल के आया है। ठीक है, तो यानी कि टोटल दोनों शिफ्ट में मिला के अभी तक तो 3 प्रश्न हम देख चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम बढ़िया से, आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास था नहीं मेरे दोस्त। तो इसको आप कर सकते हैं, तो हम जिसे कर रहे हैं आप लोग बिल्कुल ईजी वे इसको कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, 7 यानी 10 बटे 7 यानी कि 7 बटे 10 हो जाएगा ना, और माइनस 3 बटे 5। ठीक है, यानी एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम 10 आ जाएगा। तो आंसर जो भी होगा आपका, हर या तो 10 होगा, या 10 के मल्टीपल हो, या 10 को विभाजित करने वाला संख्या हो। ये 5 हो सकता है, 2 हो सकता है, 18 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता है। तो इसको यहाँ से आप लोग छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 5 जाएगा, 5 या 15 प्लस 7 माइनस 6, ये आ जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 15 7 22, 22 में 6 जाएगा 16, 16 बटे 10, यानी कि इसको इजी वे आप 8 बटे 5 लिख सकते हैं। तो 8 बटे 5 इज डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बिल्कुल इजी सवाल थे, कैलकुलेटिव थे, इसमें ज्यादा माथा उतना लगाना है। ठीक है, चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। 5वां नंबर प्रश्न आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। बोला जा रहा है कि यदि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 की राशि 2 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है, तो आप कितना दर से लगाए वो पैसा, वो आपको बताना है। कहने का मतलब है सिंपल मेरे मेरे दोस्त, कि आपके पास 10,000 रुपया था, आपके पास 10,000 रुपया था, तो ये पैसा आपके पास कोई कम का नहीं था। आप सोचिए ये पैसा को कहीं हम इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने रेट कुछ लगाया होगा, रेट आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना पता है कि टाइम हम 2 साल के लिए लगाए। ठीक है, 2 साल के लिए हम दिए हैं। तो 2 साल में क्या हम देख रहे हैं कि यही धन, कितना धन, 10,000 का धन 12,100 रुपया हो जा रहा है। यानी कि साफ साफ बोलने का मतलब है कि इसका सिंपल जो ब्याज आ जाएगा मेरे दोस्त, वो 2100 रुपया आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप लोग। ठीक है, यानी कि 10,000 का राशि X% की दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट पे यदि हम लगाएंगे, तो 2100 रुपया ब्याज आ जाएगा। तो यदि मेरे पास रेट मालूम होता तो हम यहाँ से सेटिस्फाई कर लेते कि हाँ 2100 आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सिंपल यहाँ से आप लोग कुछ मत कीजिएगा, सिंपल आप ऑप्शन से जा सकते हैं। तो पहला नंबर ऑप्शन पकड़ते हैं 10%। यदि 10% रेट होता, 2 साल के लिए होता, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट आप जानते हैं 21% होता है। 10% की दर से 2 ईयर्स के लिए 21%। क्या 10,000 का 21% 2100 है। अरे क्या 10,000 का 21% 2100 आ जाएगा। 100%। अरे यही तो ब्याज है ना मेरे दोस्त, यही तो सीआई को क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ही तो बोलते हैं। यानी कि 10,000 का 21% 2100 आ जाएगा, 2100 आ जाएगा 100%, यानी कि रेट आपका 100% यही सब होगा। ठीक है, यदि मान के चलिए सपोज दैट कि आप दूसरा ऑप्शन 9 पकड़ते हैं, तो यदि हम 9% पकड़े 2 साल के लिए, तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो 9 दूनी 18 और 9 81। क्या 10,000 का 81 18.81% 2100 आएगा, कभी नहीं आएगा। यानी ये उत्तर हो ही नहीं सकता, वो हमेशा कम आएगा। ये यानी कि जो भी संख्याएं होगा वो 9 से ऊपर होगा। तो 9 से ऊपर होगा, या तो 10 होगा या 12 होगा। 12 तो हो नहीं सकता है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि वो उत्तर आपके पास 10 करके चलेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग। ठीक है, तो चाहे तो इसको आप अलग उथी से भी बना सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लगभग में लेके बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए 2100 आपका इंटरेस्ट निकला, 2100 निकला किस पे निकला, 10,000 पे। 100 पे कितना यहाँ पे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल हम निकालना चाहे तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया आपके पास, 21% निकल गया, या निकल गया मेरे दोस्त, 21% निकला ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट तो थोड़ा मोड़ा तो अंतर होगा ना, तो वही 21% ये आ जाएगा। 2 वर्ष इसमें टाइम रखते हैं मेरे दोस्त। यदि टोटल तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया ना, सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे पास निकल गया ना मेरे दोस्त 21%। टाइम क्या दिया गया है, 2 साल। तो क्या हम बोल सकते हैं रेट क्या होगा, तो 10.5 होगा परसेंट। लेकिन हम सिंपल इंटरेस्ट माने, लेकिन होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो हमेशा रेट 10.5 से थोड़ा कम होगा। तो यही इसके साथ हो गया। ठीक है, तो इतना झमेला नहीं पड़ना है आप लोग को। सिंपल आप लोग यहाँ से इस विधि से जा सकते हैं कि 10,000 का इतना हुआ, तो इतना आपके पास ब्याज निकला, तो इतना ब्याज निकला। 2 साल के लिए आखिरकार रेट क्या होगा जो इतना रुपया ब्याज आएगा, तो यहाँ से आप लोग इजी कर सकते हैं। ठीक है,
कोई फार्मूला यूज नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि ये थोड़ा सा 2 ईयर्स के लिए फार्मूला आपको आसान हो सकता है, लेकिन यही डाटा 3 साल 4 साल के लिए हो तो थोड़ा सा स्क्वायर करने में आपको दिक्कत हो सकता है। तो बिल्कुल समझ के बनाना है, रट्टा पे नहीं जाना है, फार्मूला रट को नहीं बनाना है, ठीक है। फार्मूला आप यदि निकाल सकते हैं बना के तो निकालिए, लेकिन रट्टा नहीं मारना। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा उससे अलग है, ठीक है। क्या बोला जा रहा है छठा नंबर प्रश्न में कि 10,000 के मूलधन पर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होने पर होने वाली 6% की वार्षिक ब्याज पर एक वर्ष में कितना मिश्र धन आप प्राप्त कीजिएगा वो हमको बताइए, ठीक है। समझ गए। यानी ये अर्धवार्षिक क्या है? अर्धवार्षिक है मतलब मेरे दोस्त, कोई भी पैसा आप लगाते हैं, जैसे मान के चलिए 10,000 रुपया पैसा आप इन्वेस्ट किए, तो सालाना पे इन्वेस्ट करते हैं ना, कोई भी आप देते होंगे, हाँ भाई 4% सालाना इंटरेस्ट हम देंगे, क्योंकि वो सालाना होता है। लेकिन ये साफ साफ बोल रहा है कि ये अर्धवार्षिक है, ये साल भर में नहीं लग रहा है, ये 6-6 महीना में लग रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि ये 6-6 महीना में लग रहा है, 6-6 महीना में लग रहा है। तो यदि ये 6-6 महीना में लग रहा है मेरे दोस्त, 6% वार्षिक ब्याज है, यानी कि सालाना ब्याज यदि 6% है तो 6% 6 महीना में कितना परसेंट आ जाएगा? तो यानी कि बोल सकते हैं कि 6 महीना में 3% आ जाएगा। आ जाएगा ना? अरे मेरे दोस्त, क्योंकि 12 महीना में यदि आपका 6% दे रहा है तो क्या 12 मंथ में यदि आपका 6% रेट आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि 6 महीना में 3% रेट आएगा? आएगा या नहीं आएगा? ठीक है, आ जाएगा। यानी कि रेट आपके पास क्या निकल गया? 3%। समझ गए। अब आपसे बोला जा रहा है कि एक वर्ष बाद क्या? तो मेरे दोस्त, एक वर्ष बाद तो आप क्या सालाना लगा रहे हैं इंटरेस्ट? नहीं ना, आप तो अर्धवार्षिक लगा रहे हैं, 6-6 महीना में लगा रहे हैं। तो यानी कि 6-6 महीना जुड़ के यहाँ 1 साल का निर्माण करेगा। 6 महीना 1 साल, तो ये भी 6 महीना 1 साल, यानी कि टोटल आपका 2 साल टाइम हो जाएगा। तो टाइम कितना हो गया आपके पास टोटल? 2 साल। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 10,000 यदि हम पैसा देंगे मेरे दोस्त, 10,000 किसी को पैसा देंगे तो 3% की दर से 2 साल में कितना पैसा हम वापस लेंगे, ये आपको बताना। यानी कि मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन क्या होता है? अरे मिश्र धन क्या होता है? यानी मूलधन, मूलधन क्या है? 10,000, अब प्लस ब्याज, यानी कि ब्याज जोड़ देंगे, यही तो मेरा मिश्र धन का निर्माण करेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्याज देख लेते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट है मेरे दोस्त, तो चक्रवृद्धि ब्याज फिर कितना परसेंट आएगा? तो सिंपल 2 ईयर्स के लिए ब्याज निकालने के लिए आपको गुना करना पड़ेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, हमेशा याद रखिए, दशमलव के बाद 2 अंक होगा, यानी कि 6.09% सिर्फ इसका ब्याज निकला। यानी कि 10,000 का यदि हम इतना परसेंट निकालेंगे तो इतना रुपया में ब्याज निकलेगा। तो 10,000 का 6.09% क्या हो जाएगा? अरे 609 ही तो होगा मेरे दोस्त, नहीं समझे। 10,000 आपके पास धन था, इसका यदि आप 6.09% निकालिएगा तो 609 ही तो निकलेगा। तो 609 क्या निकला? यही तो आपका ब्याज निकला। तो आपसे मिश्र धन खोज रहा है, तो मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस मूलधन। तो ब्याज आपके पास निकला 609 रुपया, मूलधन 10,000 रुपया ऑलरेडी दिया गया था, तो टोटल मिश्र धन 10,609 रुपया हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, 10,609। इस करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझ गए आप लोग? क्या समझ गए आप लोग? ठीक है। तो यदि अब मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट के ये सवाल होंगे मन में कि ये 3% दो कंपाउंड इंटरेस्ट आप इजी वे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? यदि आप ऐसे नहीं निकाल सकते हैं तो ए बी फॉर्मूला पे भी आप बैठा सकते हैं मेरे दोस्त। कैसे बैठा सकते हैं? तो आप जानते हैं कि ए बी फॉर्मूला क्या होता है? ए बी बटे 100। तो यानी 2 साल के लिए है, 3+3, 3 × 3 बटे 100। तो यहाँ से क्या होगा? 3×3 = 6 प्लस 3×3 = 0.9, ये 6.09। ठीक है। तो चाहे आप इस विधि से निकालें या इस विधि से, हम डायरेक्टली यहाँ क्या किया, इतना कैलकुलेटिव कर लिए हैं ऑलरेडी मेरे दोस्त। क्योंकि ये सवाल यदि आप इस तरह बार बार कंपाउंड इंटरेस्ट बनाते चले ना, तो आपके मन में ऑटोमेटिक कंपाउंड इंटरेस्ट आप यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। मैथ प्रैक्टिस का चीज होता है मेरे दोस्त, जितना आप प्रैक्टिस मैथ में कीजिएगा उतना वो बेनिफिट आपको देगा। ठीक है, समझ गए। चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। कहीं आपको दिक्कत आ रहा है तो बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर सवाल कीजिएगा, उसका अगला सेशन जो लेके आएंगे उसको क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। 7वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है मेरे भाई कि कोई व्यक्ति 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, एक निश्चित दूरी तय करता है, 13 घंटे में तय करता है। यानी कि कोई व्यक्ति है, इतना चाल से यदि चल रहा है तो कोई भी दूरी 13 घंटे में तय करेगा, और वही 6 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल से कुछ अधिक दूरी 15 घंटे में तय करेगा। तो आपको बताना है कि संपूर्ण दूरी उसकी औसत चाल क्या है। तो औसत चाल क्या निकालते हैं आप लोग? औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, यही तो औसत चाल आप निकालते हैं मेरे दोस्त। निकालते हैं या नहीं निकालते हैं? 100% निकालते हैं। तो कुल दूरी क्या होगा? तो पहले 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलेगा, 13 घंटे में क्या किलोमीटर दूरी तय किया, तो पहला दूरी क्या निकल जाएगा? तो यानी कि दूरी होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, यानी आप बोल सकते हैं 39 किलोमीटर पहला दूरी तय करेगा। करेगा या नहीं करेगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है, 39 किलोमीटर। और दूसरा जो गति चल रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, तो 15 घंटे में टोटल कितनी दूरी तय करेगा? तो दूसरी दूरी जो तय करेगा मेरे दोस्त, 15×6 = 90 किलोमीटर तय करेगा। करेगा या नहीं करेगा? 90 किलोमीटर, यानी टोटल दूरी क्या हो गया? अरे टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास? तो 9 और 9 3 12, 129 किलोमीटर। तो आपसे क्या जानना है? तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी क्या निकला? 129 किलोमीटर। कुल समय क्या निकला? पहले तो ये 13 घंटे पहुंचने में लग रहे हैं, दूसरा ये 15 घंटे, यानी कि टोटल 28 घंटे पहुंचने में लग रहे हैं।
तो यहाँ से भाग दीजिएगा तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये दशमलव में है, ठीक है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, तो ये 11 जो है, क्या 28 गुना 11 करेंगे 129 के नीचे आएगा या 129 आएगा? कभी नहीं होगा, 129 से काफी ऊपर जाएगा, तो यानी ये नहीं हो सकता है। यदि हम यहाँ 4 रखें, 4 से गुना करें तो 28 चौके, क्या 28 चौके होगा? 8 चौक 32, 2 3, 8 दूनी 16, 3 19। अरे मेरे दोस्त, 4 से यदि 28 चौके करेंगे तो क्या 28 चौके आपका आएगा? 28 चौके, 28 चौके, 28 चौके कितना हो जाएगा? 8 चौक 32 हो गया, सॉरी 4 से इसको गुना कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 8 चौक 32, 3 हो जाएगा, 8 दूनी 4 दूनी 8 3 11, 112 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं ये संख्याएं थोड़ा कम है, यानी 4 से तो थोड़ा ऊपर हमको लेना है। तो यदि हम 5 लें तो क्या हो जाएगा? 8 पंजे 40 के जीरो हाथ में 4, 5 दूनी 10, 4 चौक 140, क्या 140 होगा? अरे क्या 140 होगा? 140 कैसे होगा? 129 से बढ़ा जा रहा है, यानी कि आपके पास उत्तर 100% है कि 4 पूर्णांक 17/28 निकल के आएगा। जब 5 नहीं हो सकता है तो क्या 8 होगा? कभी नहीं होगा। जब 5 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, तो 11 भी नहीं होगा, तो यानी उत्तर आपका 4 हो जाएगा। यानी जो भी होगा 5 से नीचे होगा, 5 से नीचे एक ही ऑप्शन में था, 4 पूर्णांक 17/28, ठीक है। समझ गए? तो आपको कैलकुलेटिव नहीं करना, बार बार मैं बता रहा हूँ, और मैथ्स म्यूजिक की तरफ से आपको बार बार यही संकेत जाएगा मेरे दोस्त, कैलकुलेटिव नहीं करना, थोड़ा कॉमन सेंस पर फैक्टर पकड़ना, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी के पास कमजोरी होता है, और वही कमजोरी आपको पकड़ना है। यदि वो कमजोरी पकड़ में आ गया तो आपको कहीं कहीं दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे दोस्त, 4 पूर्णांक 17/28 किलोमीटर प्रति आवर आपका गति निकल के आ जाएगा। ये क्या है? आपका औसत चाल है, ठीक है। समझ गए? ठीक है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरे दोस्त, यदि आप इसको चाहे मौखिक तरीका से भी बनाना चाहें तो एक बात हमेशा याद रखिएगा आप लोग, कि औसत चाल जो होता है ना, वो बीच वाले होते हैं। जैसे मान के चलिए कोई चाल 2 किलोमीटर, कोई चाल 4 किलोमीटर, कोई चाल 6 किलोमीटर प्रति, आप इसका औसत चाल पूछेगा तो औसत चाल इसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि औसत चाल हमेशा 20 वाले संख्याएं होती है। तो यदि मान के चलिए इसमें औसत चाल खोजा जा रहा था, औसत चाल खोजा जा रहा था मेरे दोस्त, पहले तो चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, पहले चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा था, लेकिन बाद में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि जो भी औसत होगा 3 और 6 के बीच में होगा, 3 और 6 के बीच में 2 ही ऑप्शन नजर आ रहा है, यानी ये दोनों नहीं होता। इस तरह भी आप लोग बेसिक तरीका भी जा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। 8वां नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक हॉस्टल में 80 विद्यार्थी थे, नए एडमिशन के कारण 30 नए विद्यार्थी मेस में शामिल हो जाते हैं, और मेस के दैनिक व्यय 260 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति औसत व्यय 10 रुपया कम हो जाता है। तो आपको बताना मेस का मूल दैनिक व्यय कितना है, लगभग में आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले हम विद्यार्थी का एक औसत व्यय क्या होता है वो हम मान लेते हैं। तो विद्यार्थी का औसत व्यय, टोटल विद्यार्थी का औसत व्यय जो हो जाएगा, औसत व्यय हम एक्स मान लेते हैं। तो टोटल विद्यार्थी का औसत व्यय यदि एक्स है तो पहले कितना रुपया खर्चा करता होगा? तो पहले यदि 80 विद्यार्थी थे तो औसत व्यय यदि एक्स है तो पहले खर्चा 80 एक्स करते होंगे, लेकिन बाद में 30 विद्यार्थी शामिल होने के बाद अब खर्चा जो होगा 180 एक्स, 110 एक्स होगा। इतना तो आप मानते हैं, मानते हैं या नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। लेकिन साफ साफ बोला जा रहा है कि जब 30 विद्यार्थी बचते हैं ना, तो जितने भी विद्यार्थी औसत व्यय है वो 10 रुपया कम हो जाता है, यानी कि 30 स्टूडेंट बढ़ने के बाद औसत आय 10 रुपया कम हो जाता है, तो यानी एक्स माइनस 10 हो जाता है। यहाँ तक समझ गए आप लोग? ठीक है। ठीक है। तो यानी कि बढ़ने के बाद औसत व्यय क्या हुआ? बढ़ने के बाद औसत व्यय क्या हुआ? तो बढ़ने के बाद औसत व्यय क्या है आपका? 110। लेकिन बढ़ने के बाद 10 कम हो रहा है, यानी कि एक्स माइनस 10। ये आपका बढ़ने के बाद औसत व्यय हो गया, हो गया ना, हो गया। क्या इसके बराबर, क्या इसके बराबर पुराना वाला औसत व्यय यानी 80 एक्स और प्लस जितनी संख्याएं बढ़े ये इसके बराबर होगा क्या? अरे क्या होगा? क्या 100% होगा मेरे दोस्त। क्यों होगा? क्योंकि 30 कैंडिडेट बढ़े, 30 कैंडिडेट बढ़े तो औसत में 10 की कमी हो गया, यानी कि 10 में यदि हम कमी करते हैं इसको गुना, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी संख्याओं को औसत से गुना करिएगा तो वो संख्याओं का योग निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ आपका कुल व्यय का योग निकल के आएगा, और 80 एक्स जो है ये पुराना व्यय वाला व्यय है, लेकिन यही 30 विद्यार्थी जुड़ जाते हैं तो 260 रुपया प्रति दर से बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके बराबर वैल्यू कर देना है। तो यहाँ से सिंपल कुछ मत कीजिए, तो 110 एक्स हो गया ना, 110 एक्स। तो यहाँ से आप 10 कॉमन ले लीजिएगा, 10 कॉमन लिए तो 8 एक्स प्लस 26 बचेगा, तो यहाँ से 10 जीरो जीरो चले जाएगा, तो यहाँ 11 एक्स माइनस 110 बराबर 8 एक्स प्लस 26, ठीक है। ये आपका इधर चले आएगा तो 3 एक्स, ये आपका इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, प्लस में 110 जुटेगा तो कितना आ जाएगा? 136। तो यहाँ एक्स बराबर 3 चौक 12, 3 पचे 15 हो जाएगा ना, 3 चौके 12, 1 3 पचे 15, लगभग आप 45 एक्स का वैल्यू मान सकते हैं, ठीक है। ठीक है। तो लगभग एक्स का वैल्यू 45 मान सकते हैं। तो एक्स आपका क्या है? एक्स आपका औसत व्यय है ना, टोटल औसत व्यय है। तो क्या पूछा जा रहा है आपसे कि पहले मूल मूल दैनिक व्यय कितना था? मूल दैनिक व्यय क्या था आपके पास? 80 एक्स था। तो 80 कीजिए और व्यय जो इतना निकला टोटल इससे गुना कीजिए, तो 8 40 पे जीरो हाथ में 4 हो गया, 8 चौक 32 4 36 हो गया, यानी कि 3600 से थोड़ा ऊपर जाएगा मेरे दोस्त। क्यों 36 से ऊपर जाएगा? क्योंकि यहाँ दशमलव में आ रहा था, समझ रहे हैं आप लोग। तो 36 से थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी 36 से थोड़ा ऊपर जाएगा, तो 36 से थोड़ा ऊपर क्या होगा? तो थोड़ा ऊपर 3630 हो सकता है, इससे थोड़ी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 0.3 में ही बढ़ेंगे ना, 0.3 में बढ़ेंगे तो 36 से थोड़ा ऊपर जाएगा, यानी 3630।
समझ गए? सिंपल ये सब सवाल मेथड बनाने का है और इस तरह समझ के बनाना है आपको, समझ गए? चलते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। 9वां नंबर प्रश्न भी 2 बार प्रश्न ये फर्स्ट शिफ्ट में आ चुके हैं, ऑलरेडी करवा दिए गए हैं। एक बार फिर से इसको हम देख लेते हैं, ठीक है? बोला जा रहा है एक्स वाई का क्रय मूल्य का अनुपात 2x एंड 3x है, यानी कि एक्स वाई का जो अनुपात है 2x 3x मान लेते हैं हम, ठीक है? एक्स वाई का अनुपात, आय का अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात, जो वस्तु आप खरीदे जिसमें, ठीक है? किसी व्यक्ति ने एक्स को बेचकर 43% का लाभ अर्जित किया और वाई को बेचकर 12% की हानि हुआ, तो संपूर्ण लेन देन में आपका लाभ प्रतिशत कितना हुआ? तो सिंपल बोला जा रहा है कि इसमें आपको 43% का लाभ देना है और इसमें आपको 12% की हानि देना है। तो क्या देखिए यहाँ देखिए, 2 का 43% निकालिएगा मेरे दोस्त, कैलकुलेटिव आपको करना पड़ेगा, 3 का 12% निकालिएगा, कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। इसी वजह से आप लोग यहाँ पे एक्स का वैल्यू 100 मान सकते हैं। एक्स का वैल्यू 100 यदि मान लेते हैं मेरे दोस्त, तो इसका आई क्या हो जाएगा 200। चाहे तो आप इस जगह 1000 भी मान सकते हैं, चाहे तो 50 भी मान सकते हैं, चाहे आप 10 भी मान, 100 इसलिए माने क्योंकि कैलकुलेटिव के लिए हमेशा 100 आसान होता है, ठीक है? तो ये आपका आय क्या निकल के आ गया 200 और 300, ठीक है? ठीक है, तो आय हम कुछ भी मान सकते हैं। यदि आपका हानि और प्रतिशत में लाभ चाहिए मेरे दोस्त, तो आय हम कुछ भी मान सकते हैं। यदि रुपयों में रहता तो जितना आय है उसी के अपोजिट मानना पड़ता है, ठीक है? तो अब इसमें बोला जा रहा है कि 200 में 43% की वृद्धि, अब हमको निकालना आसान हो जाएगा 200 का 43%। और इसी प्रकार बोला जा रहा है कि दूसरे क्रय मूल्य पे 12% हानि, ठीक है? तो 200 का 43% कितना हो जाएगा? 200 का 43% 86, यानी कि 200 वस्तु को 43% लाभ पे बेचेगा तो 286 में बेचना होगा, ठीक है? इसी प्रकार 300 को 12% हानि पर बेचा, यानी कि 300 का 12% कितना 36, तो 300 में आपका 36 चले जाएगा, जाएगा ना, 36 चले जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा 264 ही तो बचेगा। तो 264 बचेगा, तो ये तो आपका क्या होगा? ये आपका न्यू आय, न्यू विक्रय मूल्य होगा। तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 8 14 15 के 5, हाथ में 1 2 2 4 1 5, 550। क्या 550 आपका विक्रय मूल्य निकला? निकला। टोटल पहले क्रय मूल्य क्या था आपका? 500 रुपया था ना? 200 रुपया और 300, 500 रुपया, कितना फायदा हुआ आपके पास? 50 रुपया का फायदा। किस पे हुआ फायदा? क्रय मूल्य पे हुआ। 500 पे हुआ। 100 पे परसेंटेज निकालने के लिए यहाँ से आप इजी वे देख सकते हैं कि 10% आपका प्रॉफिट हुआ। तो 10% प्रॉफिट एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर, ठीक है? समझ गए? चले आगे की ओर। बिल्कुल ही आसान सवाल थे, इसको आप इजी वे कर सकते हैं, तो आप यहाँ 2 3 से भी निकाल के कर सकते हैं, तो बिल्कुल, लेकिन समय देना होता है उसमें, ठीक है? चलते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। 10वें नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल उसके लागत मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वो जिस बाट का उपयोग करता है उसका वजन उस बाट पर लिखे वजन से 37% कम है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा आपको बताना, ठीक है? मान लीजिए 1000 ग्राम का कोई बाट था, इसमें ये जो बाट है ना, उसमें 37% कम वजन है। 37% कम है, यानी कि हजार में 37% यदि कर दीजिएगा 370 हो जाएगा ना। 370 यदि 1000 में 370 माइनस कीजिएगा मेरे दोस्त, तो 630 आ जाएगा ग्राम, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ठीक है, 630 ग्राम आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, इसको चाहे तो आप रुपया में कन्वर्ट करके कर सकते थे, यदि आप थोड़ा सा तैयारी किए हुए हैं तो आप यहाँ से बिल्कुल घबराइएगा मत। तो कितना फायदा हो रहा है यहाँ से? 370 रुपया। लेकिन हमेशा आप लोग याद रखें, कोई भी वस्तु को यदि आप बेचते हैं तो हमेशा विक्रय मूल्य पे उसका लाभ परसेंटेज निकाला जाता है, तो 360 गुना 100। तो यहाँ से आप इजी वे कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3700 बटे 63, यानी कि जो भी उत्तर आएगा हर आपका 63 होगा, हर सब में 63 है और अंश भी 46 है। तो यानी इस पे हमको माथा जितना नहीं लगाना है, सिंपल इस पे लैंग्वेज पे हमको देखना है, ठीक है? तो 63 मान के चलिए मेरे दोस्त, 3700 बेटे ये है, ठीक है? तो ये कितने लगभग में जाएगा? अरे कितने लगभग में जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यदि हम 6 से गुना करते हैं तो 6 18 के 8, हाथ में 1 4 36 1 37, यानी 3780 हो रहा है 6 से 60 से गुना करने पर। यानी 60 तो नहीं हो सकते हैं, 60 से होगा तो नीचे ही होगा। जब 60 नहीं होगा मेरे दोस्त, नहीं समझे, मान के चलिए हमको तो ये संख्याएं से लेना देना नहीं है पूर्णांक से, तो हमको ये मेन संख्याएं से लेना देना। यदि हम 60 यहाँ से रखते हैं, यदि 60 से गुना, यदि 60 बार में जा रहा है तो ये 3780 हो रहा है, यानी कि 60 भी ज्यादा हो रहा है। 60 भी नहीं हो सकता। जब 60 नहीं हो सकता है, 64 क्या होंगे? कभी नहीं होंगे। ये तो और ज्यादा हो जाएंगे, तो बस एक ही ऑप्शन होंगे, यानी 60 से थोड़ा नीचे होंगे। 60 से नीचे एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है? कैलकुलेटर भी नहीं करना है, डायरेक्ट आपको आंसर देना है। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पे। इस पे बोला जा रहा है मेरे दोस्त कि इसमें किस अनुपात का मान सबसे बड़ा है? ये प्रश्न दूसरा प्रश्न है, शिफ्ट 1 में भी पूछा गया था, शिफ्ट 2 में भी पूछा गया। तो इसमें बताना है कि कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो आप ये देखिएगा, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 43 बटे 76 ही तो लिख सकते हैं कि नहीं? इसी प्रकार में देखिए, क्या ये 43 76 से 50% है या 50% से अधिक है? तो इसका 50% निकालेंगे मेरे दोस्त, तो 38 पॉइंट कुछ आएगा, यानी कि 50% से ये अधिक है, यानी 0.5 से ये अधिक, ठीक है? तो हमको सबसे बड़ा अनुपात लिखना है, यानी कि 0.5 से कम पे हमको छाटना होगा। तो ये क्या 0.5 से कम है कि ज्यादा है? तो ये हमेशा आप बोलिएगा तो गुरु जी ये 50% तो इसका 37 से आएगा, 0.5, लेकिन 0.5 से भी कम है, तो यानी ये तो नहीं हो सकते हैं। क्या ये 0.5 से ऊपर है? नहीं, ये 0.5 से भी कम है, ये भी नहीं हो सकते। क्या ये 0.5 है? हाँ, ये 0.5 से ऊपर है, क्योंकि 51 का आधा आपका जो हो जाएगा मेरे दोस्त 25.5 हो जाएगा, लेकिन ये 38 है, 0.5 से भी ज्यादा है, यानी कि आपके पास दो गो निकल के आ गया। कितना? 43 बटे 76 और 38 बटे 51। ये दोनों में आपको वैल्यू चेक करना है कि ये दोनों में सबसे बड़ा कौन है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा चेक करने के लिए आप क्या करते हैं? अरे सबसे बड़ा चेक करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले आप कॉर्नर गुना करते हैं। कॉर्नर गुना करने के बाद जिसका अंक सबसे बड़ा आएगा वही आपका रेशियो होगा। तो यदि मान के चलिए 50 गुना ये करते हैं तो कितना आ जाएगा?
2150 का लमसम। लेकिन यदि आप इसको करते हैं तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि लगभग में इसको आप 40 मान सकते हैं। 6 24 के 4 14 28 तो 30 हमेशा ज़्यादा जाएगा, यानी पूर्णांक हमेशा 38:51 हमेशा बड़ा होगा इन तीनों से। समझ गए? तो इसी प्रकार आप लोग को ऑप्शन छांट छांट के बनाना है, बिल्कुल इजी पे बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं 12 नंबर प्रश्न की ओर। इसमें बोला गया मेरे दोस्त, एक दुकानदार किसी उत्पाद पर यानी कोई वस्तु पर 10%, 15% और 20% के 3 क्रमागत छूट देता है। ठीक है, तो आपको एकल समतुल्य छूट बताना है जिसकी अंकित मूल्य समान रहे। यानी सिंपल मतलब है कि कोई भी वस्तु पे 10%, 15%, 20% 3 क्रमिक छूट दे रहा है, और छूट देने के बाद जो वस्तु का मूल्य निकला है, ठीक है, तो वही आपसे पूछ रहा है कि तीनों मिला के हम एकल छूट देना चाहे, कितना छूट देंगे कि जो अंकित मूल्य वही रहे, कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, कि कितना छूट दीजिएगा, 38.8 या 40.8 समतुल्य छूट। तो समतुल्य छूट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, तो दो का समतुल्य छूट निकालना जानते होंगे, तो पहले दो का निकालते हैं। तो आपको साफ साफ बता दें मेरे दोस्त, दो का क्रमागत छूट का एकल छूट निकालने के लिए सबसे पहले आप इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 25, माइनस कीजिए, दोनों को गुना कीजिए 150 बेटे 100। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, 25 में 1.5 जाएगा मेरे दोस्त, तो 23.5 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। क्या 23.5%? दो दो एकल छूट का एक एकल छूट 23.5% है। कौन दो एकल छूट का? 10% और 15%। ठीक है, यानी एकल छूट कितना आया आपके पास? 23.5%। अब एक छूट तो और भी दिया गया है, इसका और एकल छूट निकालना है, तो ये दोनों को आप जोड़िए, तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ना ही पड़ेगा ना मेरे। तो जिस प्रकार इसको जोड़े तो इसको जोड़िएगा, कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 43.5। फिर माइनस आपको करना है, फिर इसको गुना करना है, कितना गुना करना है, 235 बेटे 10 ये हो जाएगा, गुना 20 बेटे 100। ठीक है, तो ये जीरो चला जाएगा आपके पास। ठीक है, दो से ये 50 चले जाएगा, और 5 से ये 10 चला जाएगा, 5 चौक 20, 5 सत्तर 35 चला जाएगा, यानी कि 4.7 चला जाएगा। ठीक है, तो 4.7 इसमें कहीं ना कहीं माइनस होगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 7 15, तो यहाँ देखिएगा 12, 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3, यानी कि 38.8 जो हो जाएगा इसका मेरे दोस्त, 38.8 जो होगा यही आपका एकल छूट होगा। 38%, तो 38.8 यही आपका एकल छूट। समझ गए आप? ठीक है, एक दो कर्मठ छूट को एक एकल छूट में कैसे परिवर्तन करते हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि छूट हमेशा माइनस में होता है, तो यहाँ से हम निकालें माइनस ए माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए बी बेस। ठीक है, बस इसी फार्मूला का सब खेल है मेरे दोस्त, यही फार्मूला पे बैठा है, हम डायरेक्ट फार्मूला लिख कर नहीं बैठा है, डायरेक्ट हम माइनस कैलकुलेट। ठीक है, तो एकल छूट आप जानते हैं, दो का एकल छूट इस विधि से निकलता है, तो पहले दो का एकल छूट निकाल लिया 23%, 23.5%। अब ये दोनों का एकल छूट निकाले तो 38.8% करता है। समझ गए आप लोग? ठीक है, चलते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है, बिल्कुल ही इजी प्रश्न है, आप लोग आराम से इसको कर पाए होंगे मेरे दोस्त, उम्मीद है। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि कोई दुकानदार किसी पंखे का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वो 56 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा, आपको बताना। ठीक है, तो यानी कि अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है, क्रय मूल्य से 50% अधिक है अंकित मूल्य, तो क्या हम क्रय मूल्य को मान लेते हैं, कुछ क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100 रुपया, 100% मान लेते हैं क्रय मूल्य को, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, इसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, तो अंकित मूल्य साफ बोला जा रहा है कि क्रय मूल्य से 50% अधिक है, तो यानी कि 150 इसका अंकित मूल्य हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह प्रश्न बोला उसी प्रकार हम कर रहे हैं। अब ये बोला जा रहा है कि उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे देता है, यानी ये अंकित मूल्य है, इसके 10% की छूट देता है, यानी कि 150 का 10% 15 छूट में जा रहा है, यानी कि 150 में 15 माइनस जाएगा, कितना बचेगा 135। ठीक है, इतना हो जाएगा। तो यदि ये 56 रुपये का लाभ कर रहा है, 56 रुपये में लाभ कर रहा है, लेकिन ये परसेंटेज में लाभ इसका कितना हो रहा है मेरे दोस्त, 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदे 135 रुपया में बेचे, तो क्या आप बोल सकते हैं कि 35% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 35% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रुपया में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 56 रुपया के बराबर, तो इसी के रुपया के बराबर आ जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना होगा, तो अंकित मूल्य क्या माने थे 150, तो इसका 150 का वैल्यू आपको निकालना, तो 150 का वैल्यू क्या निकल जाएगा, तो 5 सत्तर 35, 5 तिया 15, 7 अट्ठे 56, तो 8 तिया 24, यानी कि 240 रुपया इसका अंकित मूल्य निकल जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। समझ गए आप? ठीक है, क्योंकि हम यहाँ कुछ भी क्रय मूल्य माने मेरे दोस्त, कुछ भी विक्रय मूल्य माने, यदि इसमें हम 10% यदि छूट दे दे, तो जो इसका प्रॉफिट होगा वो हमेशा ये प्रॉफिट इसके बराबर होगा। समझ रहे? तो जो भी प्रॉफिट होगा हमेशा, क्योंकि साफ साफ बोला जाए, इसमें यदि प्रॉफिट करे तो 35% प्रॉफिट हो गया, लेकिन प्रॉफिट हो रहा है छप्पन छप्पन रुपया, यानी कि 56 रुपया 35% वैल्यू के बराबर है। तो यदि क्रय मूल्य पूछता है तो 100% का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन अंकित मूल्य पूछ रहा है तो 150% का। इस प्रकार से प्रश्न बनाने में मेरे दोस्त कुछ भी आपसे पूछे तो वहां से चुटकी भर आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न, इसको आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत ही इजी प्रश्न है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसको आप यदि कटाइएगा तो 2 हो जाएगा, तो यानी 2x² प्लस यहाँ लिखते हैं तो 4x माइनस 1 प्लस 2x² माइनस 7x लिखिएगा, प्लस इसको 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब क्या बोला जा रहा है, 2x², ये 2x² कितना हो जाएगा, 4x² हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, यानी कि प्लस 4x² होगा, माइनस में नहीं होगा, प्लस 4x² होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस जुड़ चुका है।
ठीक है। प्लस 4x माइनस 7x तो क्या हो जाएगा, प्लस 4x में माइनस 7x जोड़िएगा मेरे दोस्त, माइनस 3x होगा, यानी 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नहीं होगा, सॉरी ये तो नहीं होगा, माइनस थ्री एक्स दोनों में आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। ये दोनों हो गया, तो -1 और +3 तो +2, यानी ये आपका उत्तर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 3x, 4x स्क्वायर माइनस 3x +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4। समझ गए आप लोग, क्योंकि साफ साफ इससे ये मेल खा रहा है या नहीं खा रहा, देख पा रहे हैं, 4x स्क्वायर हो गया -3x +2 ठीक है। तो इसको इस विधि से भी बना सकते थे। यदि मान के चलिए इस जगह ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता, आप इसको नहीं बना पाते, तो एक्स का वैल्यू कुछ आप पुट कर लेते, मान के चलिए एक्स का वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं यहाँ पे, इसी प्रकार ऑप्शन में एक्स का वैल्यू पुट करके जो आपका इसका आंसर रहता है, एक्स का वैल्यू 1 पुट करने के बाद इसमें भी यदि सेम आता तो वो आपका उत्तर होता, लेकिन यहाँ साफ साफ बहुत ईजी वे दिया गया था, तो आप लोग कैलकुलेटिव करके ईजी वे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं आज के लास्ट नंबर प्रश्न। बोला जा रहा है किसी मान में पहले 10% की वृद्धि आप करते हैं, फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो टोटल वृद्धि कितना होगा वो आपको बताना, ठीक है। तो सिंपली आप ए बी फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, तो यानी ए बी प्लस ए बी बेटे 100, इसको भी दो विधि से बताएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। तो पहले 10% की वृद्धि, फिर 20% की वृद्धि, फिर प्लस हो गया, फिर 10 20 गुना 100। तो हमेशा यही बोलते हैं ना मेरे दोस्त कि यदि कोई वृद्धि आया तो दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़िए और दोनों को गुना कीजिए, 200 200 में 100 से भाग दीजिए, 2 बचेगा, ये को जोड़िए, ये हो गया 32%, ठीक है। और यदि यही परिभाषा, यही आपका क्वेश्चन यदि आप बट्टे में चले जाते, 2 को माइनस बट्टे दिया रहता तो पहले जोड़िए, फिर इसमें माइनस आप करते, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो एकल छूट यहाँ पे आपका निकल के आ गया 32%, 32 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यदि आप इस तरह नहीं करना चाहते, ये भी फॉर्मूला पे नहीं बढ़ना चाहते हैं, तो आप 100 मान सकते हैं ना, अरे आप 100 मान सकते हैं ना, सेकंड विधि से आप लोग देखिएगा, 100 मान सकते हैं, 100% मान सकते हैं। तो 100 में पहले 10% की वृद्धि, तो कितना आ जाएगा 110, फिर इसमें 20% की वृद्धि, 20% का वृद्धि कितना हो जाएगा 132, ठीक है। तो एकल कितना टोटल कितनी वृद्धि हुआ था, पहले आपका था 100 रुपया, अब हो रहा है 132 रुपया, यानी कि 32% वृद्धि हो गया। तो आप जिस विधि से बनाए मेरे दोस्त, उस विधि से बने तैयार है, सिर्फ बनाने वाले थे, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को उत्तर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, यदि मजा आया तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग यदि इसका पीडीएफ चाहते हैं मेरे दोस्त, इसका पीडीएफ ऑलरेडी हम जो पार्ट 1 का पीडीएफ नहीं डाल पाए थे, माफ कीजिएगा, पार्ट 2 का पीडीएफ ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, और इसका भी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। तो यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाके ये सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे टेलीग्राम चैनल का, वहाँ क्लिक करके आप लोग ज्वाइन होकर ए टू जेड पीडीएफ और कोई भी अपडेट्स हो, ए टू जेड अपडेट्स मिलता रहेगा। चाहे आप यूट्यूब चैनल पे यदि आप वो अपडेट नहीं पा सके, तो टेलीग्राम में 110% आप लोग वो अपडेट पा सकेगा, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आप लोग, सेशन पसंद आ गया है तो आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक न्यू बच्चे के पास शेयर नहीं किए हैं, जो कि मैथ्स में जिसको परेशानी हो या आगे आने वाली कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, क्योंकि मेरे दोस्त ये 13 अक्टूबर 2025 बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है इस सेशन, समझ रहे हैं आप लोग। तो यही पैटर्न आपका आगे भी जो भी होगा बार बार निरंतरन वो रिपीट करते रहेगा चेन साइकिल की तरह, ठीक है। क्योंकि ये रेलवे में बार बार जो बोला जाता है मेरे दोस्त, 55 से 60% जो आपका पैटर्न है वो पुराना पैटर्न रिवर्स होता है इसमें, ठीक है। तो इसी प्रकार बिल्कुल इजी वे से सॉल्व करेंगे, और इसी प्रकार से मैथ आपको यदि समझना करना है तो आप लोग को मेरे साथ जुड़ना होगा मेरे दोस्त। तो आप लोग यूट्यूब चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा, मैथ्स मैजिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। ए टू जो भी इंफॉर्मेशन, चाहे क्लास रिलेटेड हो या कोई नोटिफिकेशन हो या जॉब रिलेटेड हो या कोई न्यूज रिलेटेड हो, ए टू जेड आपको यहाँ से मिलते रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद।